नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और सबसे पहले बात देश में फैले हिंसा की। अलग अलग जगहों में उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हिंसा हुई है और अब इलाहाबाद हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद के घर पर अथॉरिटी ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान वहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। काफी तादाद में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे। प्रयागराज में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक जावेद मोहम्मद हिंसा का मुख्य आरोपी है। शनिवार को उसे गिरफ्तार किया गया था। जावेद का सबमर्सिबल पंप का कारोबार है, इसलिए इसे जावेद पंप के नाम से भी जाना जाता है। कार्रवाई से पहले जावेद मोहम्मद के घर पर एक नोटिस लगाया गया था जिसमें अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही गई थी और उसके बाद घर खाली करने के लिए भी कहा गया था। आज यहां पे आए प्राधिकरण के लोग और उसके घर पर, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, आपके पास अब इस मामले में और क्या जानकारी है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह हिंसा हुई। आज जब यहां पर बुलडोजर चला है उसके बाद अब क्या स्थिति है? देखिए नगमा, सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, जो इस शुक्रवार को प्रदर्शन कई जिलों में हुआ, लेकिन हिंसा सिर्फ प्रयागराज में हुई। प्रयागराज के अलावा हिंसा कहीं नहीं हुई है, प्रदर्शन हुए थे। और इस हिंसा में जैसा आपने बताया कि जो मुकदमा लिखा है पुलिस ने, वो उस मुकदमे में पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद, जिसको जावेद पंप कहते हैं जैसा आपने बताया, वो मुख्य आरोपी है। पुलिस को लगता है कि ये मुख्य आरोपी इसलिए क्योंकि उसने प्रदर्शन प्लान किया। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें प्रदर्शन की बात कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह कि वो चैट्स क्या है, क्या प्रदर्शन को प्लान करना या प्रोटेस्ट प्लान करना अपराध है? जब तक वो हिंसक प्रोटेस्ट प्लान नहीं कर रहा है, वो हिंसा करने की बात नहीं कर रहा है, क्या वो हिंसा करने की बात कर रहा था उस प्रोटेस्ट में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पुलिस ने अभी चैट्स मीडिया को नहीं दी, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये व्हाट्सएप चैट्स हैं और इसकी बात होती रही और ये पुलिस और प्रशासन के संपर्क में भी था क्योंकि ये पीस कमेटी में है लाके। अब आज कल एक नोटिस चस्पा किया गया इनके घर पर और कहा गया कि पहले इन्हें 10 मई को इनको नोटिस दिया गया और बताया गया कि 25x60 फीट का एरिया इन्होंने अवैध तरीके से बनाया गया है इनके घर का, जिसका नक्शा पास नहीं है। 24 मई तक ये अपना जवाब वरना इनके घर का, वरना खुद अपना घर तोड़ लें, वरना नहीं करोगे तो 10 जून के बाद हम करेंगे। तो अब इनका जावेद अहमद के परिवार का कहना है, जो इनके करीबी लोग हैं, कि उनको ऐसा कोई नोटिस दिया नहीं गया क्योंकि जावेद अहमद पूरे इसमें मुख्य आरोपी बनाए थे, उनके घर पर आके बुलडोजर चलाया। सौरभ, एक आपसे बीच में मैं बात जोड़ रही हूँ, सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जावेद मोहम्मद जो हैं, ये जावेद अहमद, इनका नाम कई जगह जावेद मोहम्मद आ रहा है, कई जगह जावेद अहमद, बहरहाल उर्फ जावेद पंप, इनका पंप का कारोबार है। किसी तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए हैं? इनकी किस तरह की कार्रवाई पहले रही है? इनके घर पे बुलडोजर अब चला है क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि ये नजर में रहे होंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं ये? देखिए, अभी तक इनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पुलिस के पास कि एक्टिविज्म, विरोध प्रदर्शन, इस तरह की चीजों में। जी बिल्कुल, एक्टिविज्म में इनकी बेटी का नाम आया है। इनकी बेटी का नाम पुलिस बता रही है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में उसने दिल्ली में प्रोटेस्ट में भाग लिया था सक्रिय तौर पर, उसकी बात आ रही है सामने। लेकिन जावेद अहमद की कंडक्ट के बारे में ऐसा कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। इनका जो एफआईआर में नाम है वो जावेद मोहम्मद करके इनको दर्ज किया गया इनका नाम एफआईआर में। तो वो ऐसा कोई कंडक्ट खराब नहीं था। जैसे हमने कहा भी कि जो इलाके की अमन कमेटी है, पीस कमेटी होती है, उसमें भी शामिल थे। तो प्रशासन भी अक्सर इनसे संपर्क में रहता था जब कोई ऐसे मसलात होते हैं। इलाहाबाद जाहिर सी बात है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और ऐसे अक्सर कुछ ऐसा सेंसिटिव मामले होते हैं जिसमें जो इलाके के प्रबुद्ध लोग होते हैं बैठ के उस पर चर्चा करके निस्तारण कर लेते हैं। तो जावेद अहमद सोशल थे, सामाजिक था और यही वजह है कि अब उनके घर के आगे की एक जो दीवार है उसको तोड़ा गया है, उनका गेट तोड़ा गया है, सारा सामान पुलिस ने बाहर निकाला है, गद्दे, तकिए, सोफे, तस्वीरें, लगातार ये दिन भर तस्वीरें चलती भी रही टीवी पर, सोशल मीडिया पर। और प्रशासन का ये कहना है
कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कानून के दायरे में की जा रही है। जी, जाहिर है। अवैध तरीके से घर बना था, इसलिए किया जा रहा है। इस पर अब देखिए, नगमा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एमसीडी की एक केस में, कि अगर एक लेन में सारे घर अवैध तरीके से बने हैं और एक घर को तोड़ने की बात आती है तो आपको सारे घर तोड़ने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो बहुत ज्यादातर घर ऐसे होंगे जहां पर नक्शे पास नहीं होंगे। फिलहाल आप इस पर सवाल कर सकते हैं, हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग कोर्ट में अभी गिरफ्तार हैं, जावेद का परिवार भी हिरासत में था कल तक, जावेद गिरफ्तार हैं। अब कोर्ट में क्या दलीलें देते हैं, जावेद की तरफ से क्या कहा जाता है, इनके वकील क्या कहते हैं, ये बात की बात है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक इन्होंने प्रदर्शन प्लान किया, इसमें हिंसा हुई, पुलिस वाले घायल हुए और पुलिस की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, गाड़ियां जला दी गई, शहर में उन्माद फैला। तो ये तमाम बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही हैं। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और एसपी के साथ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्दोष को छेड़े नहीं और दोषियों को छोड़े नहीं। तो अब देखते हैं कि तो इसी के तहत इसी के तहत सख्त कार्रवाई हो रही है और ये दिख रहा है कि प्रशासन और सरकार काफी सख्त है। निर्दोष को छेड़े नहीं और दोषियों को छोड़े नहीं। अब लेकिन कई सवाल जो सौरभ ने उठाए हैं वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये मकान इलीगल था, बहुत सारे मकान होंगे जो इलीगल हैं, क्या सबके ऊपर कार्रवाई होगी? हिंसा की बात क्या हुई थी विरोध प्रदर्शन के दौरान? प्रदर्शन जो करना है क्या वो गैर कानूनी है? अगर उसमें हिंसा की बात होती है तो वो गैर कानूनी है? किस तरह से ये इसमें शामिल थे? क्या इन्होंने हिंसा भड़काई? ये तमाम चीजें जो हैं, और ये तमाम बल्कि सवाल हैं जो उठ रहे हैं और उठा रहे हैं लोग। आगे इसी खबर पर हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जो हिंसा हुई, यानी कि खास करके जो प्रयागराज में हिंसा हुई, उसके बाद से अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात सामान्य करने के लिए पुलिस ने प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि फ्लैग मार्च का मकसद असामाजिक तत्वों को चेतावनी देना है। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक पुलिस ने 9 अलग अलग जिलों में 13 केस दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 नाबालिग हैं। सहारनपुर में 71 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। 71 लोग सहारनपुर में और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। यानी काफी सक्रियता से काम हो रहा है इसमें। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। 10 तारीख की घटना के संबंध में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उस दौरान लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और आज भी जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से शांति बनी हुई है तथा पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट या हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पर भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। और आपको दिखाते हैं कि जो घायल हुए हैं इसमें उनके साथ जो बातचीत हुई है, बातचीत की हमारे सहयोगी ने क्या कहा है पुलिस वालों ने। रांची में जो शुक्रवार को हिंसा हुई थी उसमें कई पुलिस वाले घायल थे। उसमें कई पुलिस वालों को बुलेट इंजरी भी हुई। उसमें एक अखिलेश कुमार भी हैं जिनके पैर में गोली लगी थी। अखिलेश जी, क्या हुआ था? रांची मेन रोड में थे, क्या हुआ था? घटना क्यों बताइए। तो हुआ था शुक्रवार को हुआ था, नमाज पढ़ के निकला सब। और बाद जुलूस निकाला। जुलूस के दरमियान हमने रुके कि फिर आपस रोकथाम किया, साहब सब थे। और बाद धीरे धीरे बढ़ते गया। और बाद हमने जब बैरियर लगाया पार न हो रहा था तो फिर ठेल के हमने कि रोडबाजी चालू कर दिया। रोडबाजी चालू कर दिया। साहब बोले कि हवाई फायरिंग कीजिए, तो हवाई फायरिंग किया हमने। वही बीच में मामले से फिर भगदौड़ हुआ, उधर से भागे हुआ तो लग गया, हम ठेला लग गया। पहले पलट ये इंजरी कैसे हुआ? उसके बाद फिर हुआ सब भागा हुआ। अच्छा, अभी आपका बुलेट तो निकाल दिया है? हाँ, बुलेट निकल गया है। ये बुलेट आया कहाँ से? यही तो पता नहीं लगा सर। लगता है कि पिस्टल ले होगा
हाँ, नीचे से मारा। तो भीड़ से ही गोली चल रहा था। हाँ, साइड से साइड छिपा साइड था, वो साइड में होगा। अभी आपका क्या स्थिति है? तो ठीक है, अभी है अभी तो। रांची के एसएसपी एसके झा से बात की है हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार ने। पूरे रांची शहर में पुलिस और पैरामिलिट्री का फ्लैग मार्च चल रहा है। सरकार ने 2 मेंबर एसआईटी की गठन भी किया है। ये बताइए कि स्थिति अभी क्या है? जैसे कि आपने दर्शकों दिखाया भी होगा, आप देख ही पा रहे हैं, एयरपोर्ट बिल्कुल सामान्य है और यहाँ के लोग बहुत ही अमन पसंद चैन वाले हैं और लोगों का कॉपरेट मिल रहा है, काफ़ी हेल्प मिल रहा है। और प्रशासन से कुछ अनुरोध किए गए थे उन लोगों से, आपने देखा शालीनता से सब्र भी किया और हम लोगों को सपोर्ट भी किया। एक अच्छा टाइम बना, इससे बेटर भी तब जाके इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई है। अभी हम लोग और भी कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थिति और सामान्य की दिशा में आगे बढ़े। तो जैसे कि हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि स्थिति को सामान्य व्यवस्था में लाएं और उसके बाद जो है जो मतलब हमारे और एक्टिविटीज़ हैं वो चलते रहेंगे। इसी की दिशा में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अभी रैफ के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सीआरपीएफ के फोर्स द्वारा एक ज्वाइंट फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और सामान्य दिशा में हम लोग अग्रसर हों। आम लोग जानना चाहते हैं ये कर्फ्यू कब खत्म होगा, दुकानें कब? बहुत जल्दी। जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो स्थिति है, दुकान बंद है, अब आप बहुत जल्द देख पाएंगे, कुछ अच्छा ही देखेंगे। अब लेट्स होप कि सब कुछ सामान्य चलता रहे और लेट्स होप कि कुछ समय के लिए हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हिंसा हुई थी इसमें कुछ एक्सटर्नल आया है क्या, कि कुछ बाहर के लोग आए? देखिए अभी सर इस पर ऑफिशियली बोलना उचित नहीं है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग कंक्लूड नहीं हुआ है और जो हमारी प्राथमिकता होती है, मैंने पहले कहा टॉप प्रायोरिटी हमारा लॉ एंड मेंटेन करना है। इन्वेस्टिगेशन आपकी प्राथमिकताओं में है, हम वो भी कर रहे हैं। तो एक बार हमारे पास कुछ एविडेंस आए, कुछ इशूज आए, तब हम कुछ बता पाएंगे ऑफिशियली। थैंक यू सर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी विचार विमर्श में जुटी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेता एनडीए के अलावा यूपीए, गैर यूपीए और निर्दलीय सांसदों से बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून से नामांकन शुरू होगा। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को जरूरत पड़ने पर मतगणना होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो विचार विमर्श चल रहा है पार्टी में, बीजेपी में। अखिलेश, और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या जिम्मा है इन दोनों के अलावा? ये तमाम और दूसरे दलों से बातचीत करेंगे और क्या इस पर और अपडेट है? देखिए, ये जो प्रयास है मूलतः इस बात को लेकर है कि जो भी नाम बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से तय किया जाए उस पर व्यापक तौर पर विचार विमर्श कर लिया जाए। हालांकि आम सहमति बनाने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए चाहे विपक्ष सांकेतिक लड़ाई ही लड़े, लेकिन लड़ाई जरूर लड़ेगा। सिर्फ एक बार ऐसा इतिहास में हुआ है 1977 में, जब नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, क्योंकि बाकी सारे जो नामांकन थे वो रद्द कर दिए गए थे। लेकिन इसके अलावा हमेशा इतिहास में लड़ाई होती है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, नगमा, कोशिश की जा रही है शरद पवार के नाम को लेकर सहमति बनाने की, और इसी तरह से जो विपक्ष के अंतर विरोध है वो भी सामने आए हैं कि किस तरह से कांग्रेस एक तरफ लगी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी ओर से बैठक बुलाने का फैसला किया है 15 जून को। तो इसी बीच बीजेपी ने भी अपनी ओर से एक कवायद शुरू कर दी, ताकि कल से कोई ये न कहे कि बीजेपी ने हमें संपर्क नहीं किया, हमें बताया नहीं। तो इसीलिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है ताकि वो एनडीए के सहयोगी दल, घटक दल जो हैं, और साथ ही जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि यूपीए के साथ नहीं है, और साथ ही यूपीए की पार्टी जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और अन्य निर्दलीय, इन सबके साथ चर्चा करेंगे दोनों ही नेता, और जो भी नाम होगा उस पर एक तरह से उनकी राय लेंगे और अगर संभव हो तो आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद आपका। आम राय बनाने की कोशिश हो रही है। नामों पे विपक्ष जो है वो शरद पवार के नाम पर आम राय बनाने की कोशिश में है। अब इस वक्त बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है तमाम दलों से बात करने की। हम देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ दिनों पहले वो कोविड पॉजिटिव हुई थीं और तबीयत उनकी उसके बाद बिगड़ी है, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इसी दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहले से ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन मिला हुआ है नेशनल हेराल्ड के मामले में, और इसके विरोध में आज कांग्रेस ने देश में अलग अलग हिस्सों में मीडिया के सामने बात रखी है। कल कांग्रेस की तरफ से देश भर में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सोमवार को दिल्ली में ईडी के दफ्तर तक मार्च करेंगे। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। सोनिया जी और राहुल जी को जिस प्रकार से समन किया गया है, ये स्पष्ट रूप से एक कोशिश है केंद्र सरकार की कि प्रमुख विपक्षी दल जो देश के अनेकों प्रांतों में भाजपा को चुनौती दे रहा है, उन नेताओं की आवाज को दबाने का काम करने जा रहे हैं। कल दिल्ली में राहुल जी के साथ सभी सांसद, हमारे कार्य समिति के सदस्य, प्रमुख नेता उनके साथ जाएंगे। राहुल जी का कल जो समन आया है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है। जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वो ही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, आईटी, सीबीआई इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी और इसमें ईडी का क्या काम, लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने इस बारे में कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर से बात की है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनिकम टैगोर। सर, 13 जून को राहुल गांधी की ईडी के दफ्तर में पेशी है और कांग्रेस कुछ बड़ा करने जा रही है। क्या करने जा रही है? श्री राहुल गांधी जी एक ईमानदार नेता है और उनका ऊपर एक अनाप शनाप एक बोगस केस का बात करके, और वो केस का कोई एफआईआर ही नहीं है, उस केस का रख के ईडी ने नोटिस दिया है। इसके लिए हम लोग ये एजेंसीज का मिसयूज़ कैसे कर रही है सरकार, पर्टिकुलरली मिस्टर अमित शाह और मोदी का सरकार कैसे मिसयूज़ कर रही है, इसका विरोध जताने के लिए हम लोग एमपीस, लोकसभा और राज्यसभा के एमपी सारे राहुल जी का साथ मार्च करेंगे ईडी दफ्तर में। लेकिन बीजेपी के जो लोग वो जो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर आप अननेसेसरी का दबाव डाल है, जो एजेंसी जो काम कर रही है उसको लेकर। नहीं, ये ईडी, सीबीआई ये सारे पन्ना प्रमुख जैसे बीजेपी का पन्ना प्रमुख का काम कर रही है, और ये लोग अनाप शनाप का कोई केस नहीं है, कोई बोगस केस है, कुछ एफआईआर नहीं है, ये लोग नोटिस निकाल देते हैं और ऐसे ऑफिसर्स का ये लोग एमएलए का टिकट देते हैं, ईडी ऑफिसर्स का कौन ये सारे काम करते रहते हैं। और बात यही है, ईडी जैसे इंस्टीट्यूशन का ये लोग खराब कर चुके हैं। वो कह रहे कि नेशनल हेराल्ड को बर्बाद कर दिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो गांधी परिवार की अपनी प्रॉपर्टी उन लोगों ने कर लिया। ये सारे अनाप शनाप वाला बात करते हैं। ये संघियों का एक बहुत बड़ा एक सोची समझी राजनीति है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करवाया था। नेशनल हेराल्ड एक पत्रिका है और उसका नष्ट हो चुका था। कम से कम उसका जर्नलिस्ट और एम्प्लॉयज़ का तनख्वाह भी नहीं दे पा रही थी, और इसलिए कम से कम बहुत इंस्टॉलमेंट्स में कांग्रेस पार्टी ने उसका पैसा दिया, और कांग्रेस पार्टी का पैसा था, और कांग्रेस पार्टी इसलिए दिया जर्नलिस्ट बिना काम उनका एम्प्लॉयज़ का घर चलना चाहिए, और वीआरएस के लिए स्कीम्स के लिए दिया, और उसके लिए लोग अनाप शनाप करके पार्टी का हम लोग ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो, और ऐसे बात करना और गांधी इसका ऊपर और पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी का ऊपर अभी तक कोई भी सोच ही नहीं पाएगा, वैसे ये लोग बात कर रहे हैं। क्यों मीन्स इनका ये आदत है,
गांधी का बदनाम करने में इनका एक आदत है, और ये महात्मा गांधी से लेके कोई भी गांधी है उस गांधी का बदनाम करना है। 13 तारीख राहुल जी पेश होने के लिए जा रहे हैं, वो लॉ अबेडिंग सिटीजन है, उनका नोटिस मिला है, नोटिस लेके जा रहे हैं, बट हम MP है, हम साथ जाएंगे। तो 13 जून को कांग्रेस जो है कह सकते हैं कि एक अपनी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करेगी जो केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ। नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये मुठभेड़ द्रबगाम इलाके में हुई है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मारे गए आतंकी स्थानीय थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों में से एक शहीद पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक हैं। कल शाम में SSP पुलवामा को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि दरबगांव गांव में लश्कर-ए-तैयबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी, CRP, पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी और इनकाउंटर काफ़ी देर तक चला, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 3 लोकल टेररिस्ट मारे गए अभी तक। उसमें से 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस पूरी घटना की जानकारी दी है। मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय हैं और लश्कर से जुड़े हुए थे। इनमें से एक की पहचान जुनैद शीरगोरजी के रूप में हुई है, जो हमारे शहीद सहयोगी रियाज अहमद की हत्या में शामिल था। जो दूसरे 2 आतंकी मारे गए हैं उनकी पहचान फाजिल नाजिर भट्ट और इरफान मलिक के रूप में हुई है। ये दोनों ही पुलवामा के रहने वाले थे। इनके पास से 2 AK-47 और पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।